बच्चों, तो आप सभी बच्चों का स्वागत है केमिस्ट्री क्लास में। आज हम पढ़ेंगे बच्चों रेजोनेंस इन बेंजीन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बच्चों बेंजीन की स्ट्रक्चर है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, यू नो वेरी वेल। तो इस स्ट्रक्चर को हम इस टाइप से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है वो ये है। इसको हम इस टाइप से बना सकते हैं, इसको हम इस टाइप से भी बना सकते हैं। ध्यान देंगे बच्चों, हम इसको इस टाइप से भी बना सकते हैं। ठीक है, दोनों स्ट्रक्चर वैलिड है। अब देखो, इसमें कार्बन और कार्बन डबल बॉन्ड, जो बॉन्ड लेंथ होती है बेंजीन के अंदर, कार्बन और कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ होती है एक्चुअल में कितनी होनी चाहिए। यहाँ पे बेंजीन नहीं होगा बच्चों, कार्बन और कार्बन बॉन्ड लेंथ एल्कीन लिख देते हैं। यहाँ पे एल्कीन कितनी होती है बच्चों, 139 पिकोमीटर। ठीक है, देन कार्बन एंड कार्बन सिंगल बॉन्ड लेंथ इन एल्केन कितनी होती है, 154 पिकोमीटर। तो आप सभी बच्चों को पता होगा बच्चों कि जो एल्केन होती है उसमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है। एल्केन में कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है। तो ये बॉन्ड है बेटा, तो बॉन्ड की क्या होगी, बॉन्ड लेंथ होगी। बॉन्ड की क्या होती है बेटा, बॉन्ड लेंथ होती है। तो ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है ना, इसकी बॉन्ड लेंथ कितनी है, 154 पिकोमीटर। एल्कीन के अंदर क्या होता है बेटा, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल कोवलेंट बॉन्ड होता है, और डबल कोवलेंट बॉन्ड में क्या होगी, ये जो बॉन्ड है ना डबल कोवलेंट बॉन्ड, इसकी बॉन्ड लेंथ कितनी है, 139 पिकोमीटर। तो आप लोग देख सकते हैं बच्चों, बेंजीन के अंदर भी क्या है, डबल कोवलेंट बॉन्ड है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक डबल कोवलेंट बॉन्ड है, यहाँ डबल कोवलेंट बॉन्ड है, यहाँ डबल कोवलेंट बॉन्ड है। मतलब डबल बॉन्ड जो है वो अल्टरनेटिव कार्बन पे है, एक कार्बन छोड़ के दूसरे कार्बन पर डबल बॉन्ड है। ठीक है, ध्यान देंगे अब बच्चे। तो डबल बॉन्ड इन बेंजीन, बेंजीन के अंदर जो डबल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है बेटा, यहाँ पर हमें लिख देना बॉन्ड लेंथ, डबल बॉन्ड लेंथ इन बेंजीन वो कितनी आ रही है बेटा, 134 पिकोमीटर आ रही है, जो कि सिंगल कोवलेंट बॉन्ड से कम है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड से कम है, और डबल कोवलेंट बॉन्ड से भी कम है। अगर डबल कोवलेंट बॉन्ड होता तो कितनी आनी चाहिए थी, 139 पिकोमीटर आनी चाहिए थी। ठीक है, जबकि इसमें कितनी आ रही है, 134 पिकोमीटर आ रही है। अब इसकी बेंजीन की जो स्ट्रक्चर दी गई थी, अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग टाइम पे बेंजीन की स्ट्रक्चर दी थी, बेंजीन को समझाने के लिए अलग अलग स्ट्रक्चर दी गई थी। सबसे पहले जो बेंजीन की स्ट्रक्चर दी थी वो डेवार ने दी थी। तो उन्होंने बताया कि बेंजीन की जो स्ट्रक्चर है वो इस टाइप की होती है। कब दिया था, 1867 में। इसी टाइप से क्लाउस ने भी बेंजीन की स्ट्रक्चर दी थी, बेंजीन की स्ट्रक्चर दी थी उन्होंने इस टाइप की, ये स्ट्रक्चर बनाई थी बेंजीन की। और बेयर ने 1892 में बेंजीन की स्ट्रक्चर ये सजेस्ट की थी। तो ये जो तीनों स्ट्रक्चर है बेंजीन की अभी वैलिड नहीं है, दीज आर द नॉट वैलिड स्ट्रक्चर नाउ एट ए टाइम। अब हम पढ़ेंगे बच्चों मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ बेंजीन। तो मॉडर्न कंसेप्ट क्या है बेंजीन का, तो बेंजीन की स्ट्रक्चर किस टाइप से दी गई है हम देखेंगे, किसके अकॉर्डिंग, ऑर्बिटल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ बेंजीन अकॉर्डिंग टू ऑर्बिटल स्ट्रक्चर। ऑर्बिटल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बेंजीन की क्या स्ट्रक्चर होगी। तो आपको पता है बच्चों, बेंजीन के अंदर कार्बन का जो हाइब्रिडेशन होता है वो क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन होता है। sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन का मतलब है, जैसे अगर मैंने पहले ही बताया था, अगर कोई भी कार्बन डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है तो हर कार्बन का हाइब्रिडेशन sp2 होता है। अगर कोई भी कार्बन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड से कनेक्टेड है, इस टाइप से सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है कार्बन और कार्बन के बीच में, तो हाइब्रिडेशन क्या होता है बेटा, sp3 हाइब्रिडेशन होता है। और अगर कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है, क्या है, कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है, तो हाइब्रिडेशन क्या होता है बेटा, sp होता है। ये ध्यान रखना आपको। तो बेंजीन के अंदर आपको क्या मिलेगा बेटा, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड मिलता है। तो डबल बॉन्ड है तो स्ट्रक्चर कैसी है, इसका हाइब्रिडेशन कितना है, बेंजीन में हर कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है, sp2 है। sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन होता है। बॉन्ड एंगल की अगर हम बात करते हैं बेंजीन के अंदर, तो कितना होगा, वो 120 डिग्री होता है। और स्ट्रक्चर जो है बेंजीन मॉलिक्यूल की वो कैसी है, प्लेनर स्ट्रक्चर है। कैसी स्ट्रक्चर है बेटा, प्लेनर स्ट्रक्चर, एक प्लेन में होता है मॉलिक्यूल, एक ही प्लेन में होता है, एक्स और वाई एक्सिस में बेंजीन का मॉलिक्यूल होता है।
अब अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो ये इसकी स्ट्रक्चर है बेटा बेंजीन की, ध्यान से देखेंगे आप लोग। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, ये बेंजीन की स्ट्रक्चर है बच्चों। तो आपको पता है बेंजीन में 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन, और कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड, ऐसे अल्टरनेटिव रहते होते हैं। तो किस टाइप से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों, ध्यान से देखेंगे। कार्बन में जो 4 ऑर्बिटल्स होते हैं, कार्बन के हर कार्बन के पास में जैसे 6 कार्बन है ना बेंजीन में, C6H6, इसका मोलिकुलर फॉर्मूला है। हर कार्बन के पास में जो 4 ऑर्बिटल्स होते हैं, 4 ऑर्बिटल्स, 4 ऑर्बिटल्स में से 3 ऑर्बिटल्स क्या करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। 3 ऑर्बिटल्स क्या कर लेते हैं, बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं। दे पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड 3 ऑर्बिटल्स। कौन कौन से, जैसे अगर इस कार्बन की मैं बात करता हूँ, जैसे मैं इस कार्बन की बात कर रहा हूँ बेटा, ये कार्बन की मैं बात कर रहा हूँ, तो एक ये ऑर्बिटल इससे क्या क्या बॉन्ड बनाया, इसने दूसरे कार्बन से बॉन्ड बनाया, और इस ऑर्बिटल ने हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड बना लिया। ठीक है, तो 3 ऑर्बिटल्स तो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन फोर्थ वन जो ऑर्बिटल्स है ना, वो क्या है, वो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, वो अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है। ठीक है, वो अनहाइब्रिडाइज है, मतलब वो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट अभी नहीं कर रहा है। तो देखो हर कार्बन के पास में इस टाइप से एक एक जो ऑर्बिटल्स है वो इस टाइप से फ्री रहेगा, एक इसके पास में, दूसरे कार्बन के पास में, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, और ये छठा कार्बन। हर कार्बन के पास में ये जो लोब दिख रहा है ना, ये लोब, ये क्या है बेटा, इसी लोब को हम क्या कह रहे हैं, ऑर्बिटल्स। अब ये क्या करेंगे ऑर्बिटल्स, ये साइडवेज ओवरलैप करेंगे। मतलब कार्बन के ये जो 3 ऑर्बिटल्स थे ना, ये जैसे ये कार्बन है, ये इस कार्बन के 3 ऑर्बिटल्स है, एक ऑर्बिटल्स ने तो हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड बनाया, दूसरे ने इस कार्बन के साथ में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाया, तीसरे ऑर्बिटल ने दूसरे कार्बन के साथ में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाया। तो यहाँ पे देखो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड कितने बन रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड कितना बन रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, ये 8 9 10 11 और ये 12। तो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं बच्चों, कार्बन में सिग्मा बॉन्ड है 12। अब हम बात करेंगे बच्चों जो एक अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, हर कार्बन के पास में एक अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है। तो ये देखो यहाँ पे लिखा ओवरलैप ऑफ द हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स ऑफ द कार्बन टू फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने बनते हैं बेंजीन में, 12 बनते हैं। 5 बॉन्ड होते हैं 3। कैसे होंगे, देखो 5 बॉन्ड 3, ये अनहाइब्रिडाइज 2p ऑर्बिटल्स ऑफ ईच कार्बन एटम, जो क्या है, फ्री है। इस कार्बन के पास में ये 2p ऑर्बिटल, इस कार्बन का ये 2p ऑर्बिटल, तो हर कार्बन के पास में 2p ऑर्बिटल्स क्या रहते हैं, फ्री रहते हैं। अब ये क्या करेंगे, 2p ऑर्बिटल्स आपस में साइडवेज ओवरलैप करेंगे। क्या करेंगे, ये साइडवेज ओवरलैप करेंगे, और साइडवेज ओवरलैप करके क्या करेंगे, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। क्या करेंगे ये बेटा, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। देखो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन किस टाइप से होगा, ध्यान से देखो, ध्यान से देखेंगे इस डायग्राम को बच्चों। ये कार्बन, ये कार्बन है बेटा, यहाँ पे ये कार्बन का एक 2p ऑर्बिटल, ये दूसरा कार्बन, इसका 2p ऑर्बिटल, ये 2p ऑर्बिटल है, ये तीसरा कार्बन, इसका 2p ऑर्बिटल, ये चौथा कार्बन, ये इसका 2p ऑर्बिटल, ये पांचवा कार्बन, और ये 6 1 कार्बन। अब ये क्या करेंगे, जो ये लोब्स दिख रही है ना, इस कार्बन, ये देखो ये तो स्ट्रक्चर हो गई प्लेनर स्ट्रक्चर, है ना। कार्बन 6 कार्बन आपस में जुड़ के इस टाइप से एक प्लेनर स्ट्रक्चर बना लेते हैं, इस टाइप से ये क्या कर लेते हैं, प्लेनर स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ये प्लेनर स्ट्रक्चर बन गई। ठीक है, अब ये जो अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स हैं, ये क्या करेंगे, आपस में ओवरलैप करेंगे। कैसे ओवरलैप करेंगे, ये साइडवेज ओवरलैप करेंगे। तो देखो साइडवेज ओवरलैप इसमें दिखाई दे रहा है, ये आपको ग्रीन लाइन से, ये आपको जो डॉटेड लाइन दिखाई दे रही है, ग्रीन डॉटेड लाइन, ये क्या है, साइडवेज ओवरलैप ऑफ द 2p ऑर्बिटल ऑफ कार्बन। इस टाइप से ये ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे दो दो के ग्रुप में, इसी टाइप से। ये जो 2 कार्बन है, ये इनके 2 ऑर्बिटल्स हैं, वो क्या करेंगे, साइडवेज ओवरलैप करेंगे। इस टाइप से ये साइडवेज ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक है, और ये जो 2 कार्बन है, ये वाला, ये और ये कार्बन, ठीक है,
ये कार्बन और ये कार्बन, ये क्या कर रहे हैं, आपस में साइडवेज ओवरलैप कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं बेटा, पाई बॉन्ड बना रहे हैं। अब इनमें जो पाई बॉन्ड है ना, ये क्या होता है, डीलोकलाइज होता है, मतलब इसमें ना चेंजेस होती रहती है। पाई बॉन्ड में जो ओवरलैपिंग है ना, इसमें चेंजेस होती रहती है। अभी इस बार से इन्होंने इस साइड वाले कार्बन से ओवरलैप किया है, अब ये क्या करेंगे, फ्रंट के कार्बन से भी ओवरलैप कर सकते हैं, ये इससे भी ओवरलैप कर सकता है। ये कार्बन का जो, इस कार्बन का जो 2p ऑर्बिटल है, अपने पास वाले 2p ऑर्बिटल से इस टाइप से और ओवरलैप करेंगे, किससे, साइडवेज ओवरलैप करेंगे। तो यहाँ पे एक बनेगा बेटा पाई बॉन्ड, यहाँ पे बन जाएगा एक पाई बॉन्ड और यहाँ बनेगा एक पाई बॉन्ड। तो टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हैं, 3 पाई बॉन्ड। इस स्ट्रक्चर में देखेंगे, इस स्ट्रक्चर में तो यहाँ पर भी ये क्या बनेगा, पाई बॉन्ड यहाँ बनेगा, एक पाई बॉन्ड यहाँ बनेगा और एक पाई बॉन्ड आपका यहाँ बनेगा। तो 3 पाई बॉन्ड इस स्ट्रक्चर में भी बन रहे हैं। अब इन तीनों स्ट्रक्चर की अगर हम ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें, तो ये बेटा तीनों स्ट्रक्चर की क्या है, ओवरऑल स्ट्रक्चर है। ये कार्बन है यहाँ पे, ये कार्बन, ये कार्बन ने क्या किया, ये यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है बेटा, ये वाला जो है ना डार्क लाइन दिख रही है ना आपको, ये वाली, ये लाइन, ये क्या है, सिग्मा बॉन्डेड कार्बन है। ये बीच में इनके क्या है बेटा, कार्बन के एटम है। और ये जो लोब दिख रही है, ये जो लोब है, ये क्या है बेटा, कार्बन के अपर और कार्बन के डाउन, अप और डाउन में क्या है, लोब से 2p ऑर्बिटल से, ये कार्बन के तो अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स थे, जिन्होंने क्या किया, आपस में साइडवेज ओवरलैप किया है और साइडवेज ओवरलैप करके क्या बनाया इन्होंने, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन किया है। तो 3 पाई बॉन्ड बनेंगे। टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे बच्चों, बेंजीन में 12 सिग्मा बॉन्ड होते हैं। तो ये स्ट्रक्चर है बेंजीन की। अब बेंजीन के अंदर जो क्लाउड्स होगा, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड्स होगा, वो बेंजीन का जो प्लेन है ना, इस टाइप का ये प्लेनर स्ट्रक्चर बेंजीन का मॉलिक्यूल। यहाँ पे कार्बन होगा, यहाँ पे, यहाँ कार्बन होगा, यहाँ कार्बन, नीजर कार्बन, यहाँ कार्बन और यहाँ पर कार्बन। और हर कार्बन से क्या जुड़ा हुआ रहेगा बच्चों, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ रहेगा। तो यहाँ से हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन ऐसे जुड़ा है, इससे हाइड्रोजन जुड़ा है। तो टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने बेटा, 6 है। अब जो एक इलेक्ट्रॉन का क्लाउड था, मतलब ध्यान से देखेंगे, एक इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड है वो इस कार्बन के जस्ट ऊपर होगा ऐसे, ठीक है, प्लेनर स्ट्रक्चर। और एक जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होगा वो इस प्लेन के जस्ट बिलो होगा, इस प्लेन के जस्ट बिलो साइड में होगा। एक प्लेन, एक क्लाउड, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड कार्बन के जस्ट ऊपर, एक एक इलेक्ट्रॉन का क्लाउड कार्बन के जो अरेंजमेंट है बेंजीन में, जो कार्बन है उनके जस्ट नीचे होता है। एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऊपर की साइड में, एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड नीचे की साइड में होगा। और बीच में कैसा होगा, प्लेनर स्ट्रक्चर होगा। मतलब बेंजीन की जो स्ट्रक्चर है ना, बेंजीन के अंदर अगर ये कार्बन और हाइड्रोजन को मान लें बच्चों, जैसे सैंडविच होता है ना, सैंडविच, सैंडविच में मान लिया हमने, बीच में हमने लगा दिया बटर और ऊपर की साइड में हमने लगा दी एक ब्रेड, नीचे ब्रेड लगा दी। तो अब ये जो बटर की जो लेयर है ना, वो क्या है बेटा, कार्बन और हाइड्रोजन है। क्या है वो, कार्बन और हाइड्रोजन, क्या है, बटर की एक लेयर है। इस बटर की लेयर के ऊपर एक ब्रेड रखी है, सपोज हमने मान लिया वो येलो है। इस ब्रेड के उस बटर को हमने किस पे लगाया, एक दूसरी ब्रेड के ऊपर लगाया, उसको हमने ये मतलब इस टाइप की स्ट्रक्चर बन जाएगी। कार्बन का एक प्लेन होगा, उस प्लेन के जस्ट ऊपर एक इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होगा, उस प्लेन के जस्ट नीचे की साइड में भी क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होगा। इस टाइप से इसकी स्ट्रक्चर होती है बेंजीन में। तो इसको आप इस टाइप से देख सकते हो बच्चों। ये कार्बन के जो एटम्स है, ये कार्बन के 6 एटम्स आपस में कनेक्टेड है, ये हाइड्रोजन कनेक्टेड है। अब ये जो ये है बेटा, ये इसके जस्ट ऊपर का क्लाउड और ये प्लेनर स्ट्रक्चर के जस्ट नीचे का क्लाउड इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है। तो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स ऑन लिखा बेटा, लेइंग अबोव एंड अदर इलेक्ट्रॉन क्लाउड बिलो द प्लेन ऑफ द कार्बन एटम। ये बात आपको समझ में आ गई बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बच्चों स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन एटम। तो कार्बन एटम में स्टेबिलिटी किस वजह से होती है, एक पॉइंट हम डिस्कस करेंगे इसमें, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजीन। तो सबसे पहला पॉइंट हमें ये सीखना बेटा कि एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होता है। ये पॉइंट हमें पहले डिस्कस कर लेते हैं, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन का मतलब है बेटा, अगर कोई भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, अगर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हम हाइड्रोजन ऐड करवाएं,
कैसा है बेटा? अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में अगर हम क्या ऐड करवाएं बच्चों? हाइड्रोजन ऐड करवाएं, तो हाइड्रोजन ऐड करवाने से जितनी एनर्जी रिलीज होती है, जितनी एनर्जी रिलीज होती है उसी एनर्जी को हम क्या बोलेंगे? एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन। मतलब ये जो बेंजीन है ना बेटा, ये स्टेबल क्यों है, इसका रीजन हम पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हमें समझना है एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होती है। तो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन का डेफिनेशन लिखिए। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, मतलब यहाँ पे एंथैल्पी लिखा है। एंथैल्पी को आप किससे समझोगे बेटा? एनर्जी समझोगे। एनर्जी चेंज और एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज हाइड्रोजनेटेड। अगर 1 मोल अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम हाइड्रोजिनेट करते हैं, उसमें हाइड्रोजन ऐड करवाते हैं, जितनी एनर्जी हमें ऑब्टेन होती है, जितनी एनर्जी रिलीज करता है वो मॉलिक्यूल, उसे हम कहते हैं एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन। बेंजीन क्या है बेटा? साइक्लिक कंपाउंड है। बेंजीन क्या है? साइक्लिक कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड है। हम एग्जांपल स्टार्ट करेंगे साइक्लोहेक्सिन से। ये एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है, सिर्फ ये ये साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है, साइक्लिक एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है, मतलब ये साइक्लिक है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है, साइक्लोहेक्सिन। ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो साइक्लोहेक्सिन है। अब यहाँ पे हम क्या करवा रहे हैं बच्चों? हाइड्रोजन को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। किसकी परचेस में करवाएंगे ये काम? कैटलिस्ट की परचेस में करवाएंगे। ठीक है, साथ में इसको गर्म करेंगे तो ये जो हाइड्रोजन है ना, इस मॉलिक्यूल में ऐड हो जाएगी। क्या बनेगा? साइक्लोहेक्सिन, साइक्लोहेक्सेन बनेगी। अब साइक्लोहेक्सेन का अगर 1 मोल हम लेते हैं, साइक्लोहेक्सिन का 1 मोल लेते हैं, तो 1 मोल ऑफ क्या बनेगी? साइक्लोहेक्सेन। तो 1 मोल साइक्लोहेक्सेन बनने में जितनी एनर्जी लिबरेट होती है उसे बोल देंगे एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन। कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है? 119.6 किलो जूल पर मोल। इसी टाइप से अगर हमारे पास में साइक्लोहेक्साट्राईन होता, इसे हम बोलते हैं बेटा साइक्लोहेक्साट्राईन। बेंजीन तो बोलते ही हैं। इस टाइप की स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं साइक्लोहेक्साट्राईन। साइक्लो का मतलब है साइक्लिक स्ट्रक्चर है, हेक्सा का मतलब है 6 कार्बन है, और ट्राई का मतलब 3, और इन का मतलब है डबल बॉन्ड। 6 कार्बन और 3 डबल बॉन्ड। तो देखो 6 कार्बन है इसमें और 3 डबल बॉन्ड है, 1 2 और 3 डबल बॉन्ड है। इसका हाइड्रोजनेशन करेंगे तो इसमें हमें 3 मोल हाइड्रोजन गैस की रिक्वायरमेंट होगी। ये 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस है। इसको कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाएंगे, क्या बनेगा? साइक्लोहेक्सेन बनेगी। अब हमें पता है बच्चों कि अगर साइक्लोहेक्सीन होती है, सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड होता है, इस डबल बॉन्ड को रिमूव करने के लिए हमें इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट, इतनी एनर्जी रिलीज होती है। सिर्फ एक डबल बॉन्ड को रिलीज करते हैं तो इतनी एनर्जी देता है। तो इसमें तो 3 डबल बॉन्ड है, तो 3 डबल बॉन्ड को ब्रेक करने में इतनी एनर्जी हमें क्या मिलेगी? ऑब्टेन होगी, माइनस 358.5 किलो जूल एनर्जी रिलीज होती है। लेकिन बेंजीन के केस में माइनस 358 किलो जूल एनर्जी रिलीज नहीं होती है। बट इन केस ऑफ बेंजीन, जब हम बेंजीन का हाइड्रोजनेशन करवाते हैं और साइक्लोहेक्सेन बनाते हैं तो हमें डेल्टा एच कितना मिलता है? 208.1 किलो जूल। ये इतनी एनर्जी हमें ऑब्टेन होती है। ये जो एनर्जी है बेटा, ये वाली एनर्जी, अब देखो एनर्जी में डिफरेंस हमें कितनी मिलनी चाहिए थी? माइनस 358.5 किलो जूल। बेंजीन का जब हम हाइड्रोजनेशन करवाते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है माइनस 208.1 किलो जूल। मतलब हमें एनर्जी क्या हो रही है बेटा? कम मिल रही है, कम एनर्जी मिल रही है। तो ये एनर्जी का जो डिफरेंस है वो कितना है? 150.5 किलो जूल पर मोल। हर एक मोल में इतनी एनर्जी का डिफरेंस हमें मिल रहा है। तो इस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं बेटा? रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है? मतलब ये जो बेंजीन के जो बॉन्ड्स है ना बेटा, इन बॉन्ड्स को डीलोकलाइज करवाने में काम आती है ये एनर्जी। मतलब ये जो बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड, ये क्या करते रहते हैं? कंटिन्यू मूव करते रहते हैं। कैसे मूव करेंगे? ये डबल बॉन्ड ऐसे मूव करेगा तो ये डबल बॉन्ड यहाँ मूव करेगा, ये ऐसे मूव करेगा, स्ट्रक्चर चेंज होती रहेगी कंटिन्यू। तो ये इस टाइप की स्ट्रक्चर बन जाएगी बेंजीन की, इस टाइप की स्ट्रक्चर आ जाएगी। फिर ये क्या करेंगे? फिर इनमें रोटेशन चलता रहेगा। ये बेटा हाइड्रो रेजोनेंस एनर्जी। इस रेजोनेंस एनर्जी की वजह से बेंजीन का जो मॉलिक्यूल है वो कैसा होता है बेटा? स्टेबल होता है। कैसा होता है? स्टेबल होता है। तो ये हमने पूरा पढ़ लिया बच्चों, बेंजीन की स्ट्रक्चर, केकुले की स्ट्रक्चर जो सबसे पहले दी थी,
उसके बाद में बेंजीन की ऑर्बिटल स्ट्रक्चर, जो मॉडर्न कंसेप्ट है बेंजीन का, आप सभी बच्चों को समझ में आया होगा बच्चों। तो कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं है, उसका क्या क्राइटेरिया है, हक्कल रूल के बेसिस पे हम उसको एक्सप्लेन करते हैं। एक्चुअल में हक्कल रूल क्या है? हक्कल वाज ए केमिस्ट इन 1931। इनका पूरा नाम है एरिक हक्कल। क्या नाम है इनका? एरिक हक्कल। इन 1931 में इन्होंने कुछ रूल्स बताए थे, उसको अगर फॉलो करते हैं तो हमें पता चलेगा कि कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं। हमें सिर्फ 3 पॉइंट ध्यान में रखने बच्चों। अगर कंपाउंड कैसा है बेटा? प्लेनर है। कंपाउंड कैसा है? प्लेनर है। कंपाउंड साइक्लिक है, ठीक है। और उस कंपाउंड में 4n, अगर वो कंपाउंड या उस कंपाउंड के अंदर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो क्या होगा? एरोमेटिक कंपाउंड होगा। और अगर वो प्लेनर नहीं है या साइक्लिक नहीं है या उसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तीनों नेसेसरी कंडीशन है, तीनों नेसेसरी कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है, तीनों में से किसी भी एक कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है, तो वो नॉन एरोमेटिक होगा। बात समझ में आ गई बच्चों? सिर्फ 3 बातें हमें ध्यान देनी है। एक तो मॉलिक्यूल कैसा होना चाहिए? प्लेनर होना चाहिए। दूसरा, मॉलिक्यूल कैसा होना चाहिए? साइक्लिक होना चाहिए। और तीसरा, उस मॉलिक्यूल में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल होती है, वो कंपाउंड कैसा होगा बेटा? एरोमेटिक होगा। और अगर ये तीनों कंडीशन अगर फुलफिल नहीं कर पा रहा है कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड, तो वो एरोमेटिक नहीं होगा। एग्जाम्पल बात करते हैं बच्चों, इसी को हम बोलते हैं हक्कल रूल, ठीक है। तो एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे बेंजीन का हम एग्जाम्पल लेके बता रहे हैं। क्या बेंजीन एरोमेटिक है? वैसे हम सभी बच्चों को पता है कि बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड है। तो हक्कल रूल के बेसिस पे हम इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं दैट बेंजीन इज ए एरोमेटिक कंपाउंड। तो फर्स्ट इसकी कंडीशन है कंपाउंड शुड बी साइक्लिक। तो क्या बेंजीन साइक्लिक है? यस, बेंजीन इज ए साइक्लिक स्ट्रक्चर। देखो साइक्लिक स्ट्रक्चर है, कहीं से भी ओपन नहीं है, मतलब क्लोज स्ट्रक्चर है और साइक्लिक स्ट्रक्चर है। सेकंड, कंपाउंड शुड बी प्लेनर। क्या कंपाउंड प्लेनर है? यस, इट इज प्लेनर स्ट्रक्चर। बेंजीन की जो स्ट्रक्चर होती है प्लेनर होती है। अभी हमने बेंजीन की स्ट्रक्चर पढ़ी थी, आप सभी बच्चों को पता चल गया होगा। एंड इट मस्ट फॉलो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। क्या इसके अंदर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है? अब ये जो n की वैल्यू है ना बेटा, ये 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकती है। तो देखो बेंजीन के अंदर कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? बेंजीन में 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। कितने बेटा? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। कैसे पता चला सर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स? बेंजीन में कितने डबल बॉन्ड है बेटा? 3 पाई बॉन्ड है ना? 3 पाई बॉन्ड है ना। और 12 तो सिग्मा बॉन्ड है, इसके अंदर 3 पाई बॉन्ड है। अब एक पाई बॉन्ड का जो फॉर्मेशन है वो 2 इलेक्ट्रॉन से होता है। तो 3 पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन में कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है इसमें। अब देखो अगर n की वैल्यू इस फॉर्मूले में अगर n की वैल्यू 1 रखते हैं, तो क्या ये 4n+2 = 6 हो जाएंगे क्या? हाँ हो जाएंगे। देखो 4 × 1+2 अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। n की वैल्यू क्या लगाते हैं? अगर 1 लगाते हैं फॉर्मूले में, n की वैल्यू 1 लगाते हैं तो 4 × 1+2 6 पाई इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब बेंजीन कैसा है? एरोमेटिक कंपाउंड है। समझ में आया आपको? एक और एग्जांपल से बात समझते हैं बच्चों। अब आपको दिया है नेफ्थेलिन। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्थेलिन। अब इसे हम समझेंगे कि क्या नेफ्थेलिन एरोमेटिक कंपाउंड है। तो नेफ्थेलिन में ये बॉन्ड की स्ट्रक्चर इस टाइप से होती है, ये बॉन्ड की स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले देखो whether the molecule is planar, yes the molecule is planar, एक ही प्लेन में है ये। सेकंड, क्या ये साइक्लिक है? यस इट इज साइक्लिक। एंड थर्ड, whether it follow 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स रूल।
क्या ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है क्या? चेक करते हैं, देखो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हैं? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 5, 5 बॉन्ड है, तो 5 × 2, क्योंकि एक पाई बॉन्ड को फॉर्मेशन में 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है, तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होगी, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो n की वैल्यू अगर हम यहाँ पे बेटा 2 रखते हैं, n की वैल्यू कितना रखते हैं? 2, तो 4n+2 इक्वल टू हो जाएंगे 10 पाई इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये नेफ्थलीन भी तीनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, ये प्लेनर भी है, ये साइक्लिक भी है, और इसके अंदर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन भी है। तो नेफ्थलीन इज ऑल्सो ए साइक्लिक स्ट्रक्चर एंड एरोमेटिक, नेफ्थलीन इज एरोमेटिक कंपाउंड। नेक्स्ट चेक करेंगे बच्चों एंथ्रेसिन को। एंथ्रासिन ध्यान से देखेंगे बच्चों, एंथ्रासिन ये फॉर्मूला बनाया हमने, ये इसी की स्ट्रक्चर बनाई एंथ्रासिन की। ये एंथ्रासिन की स्ट्रक्चर है। पाई बॉन्ड का अरेंजमेंट इस टाइप से होता है, इस टाइप से इसमें क्या होगा? पाई बॉन्ड का अरेंजमेंट, ठीक है, पाई बॉन्ड का अरेंजमेंट इस टाइप से होता है। अब इसमें चेक करो, प्लेनर है, यस इट इज प्लेनर, मॉलिक्यूल प्लेनर है, एक ही प्लेन में मतलब, ठीक है, मॉलिक्यूल कैसा है? एक ही प्लेन में है। सेकंड आप देखेंगे साइक्लिक है क्या? यस द कंपाउंड इज साइक्लिक, प्लेनर भी है साइक्लिक भी है, और इट शुड फॉलो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। देखो इसमें टोटल नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कितने हैं, मतलब पाई बॉन्ड कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 7 पाई बॉन्ड है। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए बेटा? 7 × 2 = 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो मतलब अगर n की वैल्यू अगर हम 3 रखते हैं, n की वैल्यू कितनी रखे बेटा? 3, तो क्या ये इस फॉर्मूले को फुलफिल करता है क्या? देखो 4 × 3 + 2 = हो गए 14 इलेक्ट्रॉन, 14 पाई इलेक्ट्रॉन। तो इसमें भी 14 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब नेफ्थलीन इज एंथ्रासिन इज ऑल्सो है एरोमेटिक कंपाउंड। और कुछ एरोमेटिक कंपाउंड की बात करते हैं। देखो एरोमेटिक कंपाउंड है तो उसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? उसमें अगर 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, अगर उसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, अगर उसमें 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, और अगर उसमें 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो किसको फॉलो करेगा? हकल रूल को फॉलो करेगा, ये हकल रूल है, ठीक है। पहला कंपाउंड कैसा होना चाहिए? प्लेनर होना चाहिए, दूसरा साइक्लिक होना चाहिए, और तीसरा हकल रूल को फॉलो करना चाहिए। हकल रूल क्या है? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स उसमें होने चाहिए। तीनों में से अगर एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो वो एरोमेटिक कंपाउंड नहीं माना जाएगा। अगर तीनों कंपाउंड फुलफिल होती है तो ही वो क्या माना जाएगा? एरोमेटिक कंपाउंड माना जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों, एक और एग्जाम्पल देखते हैं, ध्यान से देखेंगे आप सभी बच्चे। ये मैंने स्ट्रक्चर बनाई है और यहाँ पे है, यहाँ पे जुड़ा हुआ है H, और यहाँ है प्लस, इसे हम बोलते हैं साइक्लोप्रोपाइल केटाइन, साइक्लोप्रोपाइल केटाइन। तो इसमें देखो साइक्लिक है, प्लेनर है, यस प्लेनर है। अब 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करता है या नहीं करता है? देखो इसमें पाई बॉन्ड सिर्फ एक ही है, एक ही पाई बॉन्ड है, इसका मतलब पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? पाई इलेक्ट्रॉन्स इसमें 2 है, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होगा, तो ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फुलफिल करता है। तो साइक्लोप्रोपाइल केटाइन ऑल्सो एरोमेटिक कंपाउंड, ये एरोमेटिक कंपाउंड। नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक और एग्जांपल देता हूं बच्चों, ध्यान से देखेंगे। अब सारे कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड नहीं होंगे, ध्यान देना, सारे कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड नहीं होंगे। एक एग्जांपल लेते हैं, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ जुड़ा हुआ बेटा हाइड्रोजन नेगेटिव है, और यहाँ पे आपके एक
लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसे हम बोलते हैं साइक्लोपेंटा डाइइनाइल एनाइन। साइक्लोपेंटा डाइइनाइल एनाइन। इसका हम चेक करते हैं एरोमेटिसिटी, ये क्या एरोमेटिक कंपाउंड है या नहीं है। सबसे पहला देखो साइक्लिक, फिर कैसा होना चाहिए, प्लेनर, प्लेनर भी है। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन चेक करो कितने हो गए इसमें, देखो 1 2 और 3, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसके हो गए, इसकी वजह से 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन का ये हो गया डबल बॉन्ड, और ये हो गए 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन से। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये अकल रूल को भी फॉलो करता है, इट इज ए एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, इसके अलावा एक और देखते हैं, देखो यहाँ पे लिखा है नाइट्रोजन, ये जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन। वन मिनट बच्चों, 1 मिनट। हाँ, यहाँ पे है डबल बॉन्ड स्टेप से, यहाँ जुड़ा है H, इसको बोलते हैं पायरोल, पायरोल इसको। इसमें बेटा 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ध्यान देकर, ध्यान पड़ रहा होगा आपको, देखो 2 डबल बॉन्ड है और ये लोन पेयर है, लोन पेयर का ये 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। प्लेनर भी है ये, और कैसा है ये साइक्लिक भी, तो ये भी क्या है एरोमेटिक कंपाउंड है। इसी टाइप से ये देखो यहाँ पे N लगा है, ये बेंजीन नहीं है, अब ध्यान देंगे बच्चों, ये बेंजीन नहीं है, ये इसे बोलते हैं पिरिडिन, क्या कहते हैं पिरिडिन, PYRIDIN, ये भी क्या है एरोमेटिक कंपाउंड है, C6H5N, ये इसका मोलिकुलर फॉर्मूला है पिरिडिन का। 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है इसमें, प्लेनर भी है ये, और साइक्लिक, तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही, तो ये भी क्या है एरोमेटिक कंपाउंड है। आपको हक्कल रूल समझ में आ गया होगा बच्चों। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन। सिंपल सिंपल प्रॉपर्टीज है 3-4, वो हम देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन, तो बच्चों जल्दी से अपनी अटेंडेंस भी दे देंगे, चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। हाँ, तो फर्स्ट पॉइंट है बेटा कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, इमिसिबल होते हैं इन वाटर। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स आर इनसोल्यूबल, ऐसे इसको बोलेंगे इनसोल्यूबल इन वाटर, वाटर में इनसोल्यूबल है, लेकिन सोल्यूबल किस में है, बट आर सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सोलवेंट, ऑर्गेनिक सोलवेंट